Federalism and federalism. Thank you, sir. Thank you. Sri Bishnudayal Ramji. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7वीं बार एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। सभापति महोदय, 2024-25 के बजट को संपूर्णता में देखने की आवश्यकता है। 1 फरवरी 2024 को इस सदन में अंतरिम बजट पेश हुआ था। तब से अब तक 5 महीना से ज़्यादा की अवधि गुजर चुकी। बहुत सारी योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि का भी आवंटन किया जा चुका है। सभापति महोदय, यदि 2014 से आज के बजट की तुलना करें तो पाते हैं कि बजट का आकार बढ़ा है, बजट का साइज बढ़ा है, इकॉनमी फॉर्मल से इनफॉर्मल की ओर बढ़ी है। साथ साथ जीएसटी की शुरुआत हुई, टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई। यूपीए के समय में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.38 लाख करोड़ था, वो 2024 में बढ़कर के 23.37 करोड़ हो गया। ये टैक्स कलेक्शन यूँ ही नहीं बढ़ा, इसके लिए प्रोसीजर रिफॉर्म हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-25 सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी के साथ साथ गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता के कल्याण के साथ साथ उद्योगों और इंडस्ट्रीज़ को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। इस बजट में मातृशक्ति के बढ़ने के लिए पूरा खुला मैदान है। कृषि और किसानों की खुशहाली का भी आधार इस बजट में है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है। और गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी। यह बजट भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है। पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके खाता में बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के जितना पैसा जाना था उतना पैसा पहुंचा। पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया ने हमारे निर्यात को काफ़ी आगे बढ़ाया है। निर्यात के क्षेत्र में देश लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल इकॉनमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि इसकी वैश्विक छाप भी पड़ी। सभापति महोदय, इस बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी ने उन प्राथमिकताओं को देखा होगा, उस पर गौर किया होगा। मैं
अभी किसानों की बात हो रही थी और सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व भर में असर पड़ा है और ख़ास करके खेती पर इसका बेहद असर पड़ा है। पहली बार हमारी सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था का व्यापक समीक्षा करने की बात कही है। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा जो संसदीय क्षेत्र पलामू है, इस बात की महत्ता को शायद और कोई उतना नहीं समझे जितना मुझे समझने का अवसर मिला है। मेरा क्षेत्र रेन शैडो एरिया में पड़ता है। वहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं के बराबर होती है और कभी वर्षा होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फसल को उगाना मुश्किल हो जाता है। ये जलवायु परिवर्तन का ही लक्षण है, जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। तो ऐसे में यदि सरकार के द्वारा, जो सरकार अपने को किसानों के हितैषी कहती है, उसके लिए काम करती है, इस प्रकार की व्यवस्था करती है, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय कदम है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। 109 उच्च पैदावार जो जलवायु के अनुकूल हैं कि किस्में उपजाई जाएंगी और उनके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 1000 किसानों को जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग से जोड़े जाने का प्रावधान है। उसमें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है। साथ ही साथ पल्सेज और वाइल्ड सीड्स की उत्पादकता बढ़ाने के, उनके भंडारण के लिए और उनके बाजार की भी व्यवस्था की बात बजट में कही गई है। मुख्य जो कंज्यूमर सेंटर्स हैं, वहाँ पर वेजिटेबल क्लस्टर्स की स्थापना की भी बात कही गई है। सिम्स के फार्मिंग के बारे में पहली बार बात की गई है। सिम्स के फार्मिंग के साथ साथ उनके प्रोसेसिंग के लिए और उनके एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस बजट में बात कही गई है। एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाने की भी बात इस बजट में की गई है और इस साल एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए 1.59 लाख करोड़ की रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण के लिए भी कतिपय योजनाओं की चर्चा की गई है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव फर्स्ट टाइमर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए और एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों एवं इंडस्ट्रीज की सहायता से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने की व्यवस्था की गई है और इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 5000 रुपये का मासिक वेतन भी दिया जाएगा और 6000 रुपया भी एक मुश्त देने की बात कही गई है। कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी चर्चा की गई है और कार्यस्थल पर महिला हॉस्टल और शिशु गृह बनाने की भी बात कही गई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 7.50 लाख रुपए की ऋण की सुविधा भी प्रदान करने की बात कही गई है और घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए के ऋण का भी प्रावधान किया गया। इस वर्ष रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, पूर्वोदय
स्कीम की जो चर्चा बजट में की गई है, उस पर बहुत सारे सदस्यों ने अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त किया है। मैं झारखंड राज्य से आता हूं, जो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था। बिहार के बारे में आपने सुना होगा, बीमारू राज्य का एक बेल दे दीजिए, टाइम। शब्द ढूंढा गया था कि बीमारू राज्य जो है, जिसमें बिहार है, जिसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और जिसमें उत्तर प्रदेश था। ये अध्यक्ष महोदय, मुझे 1-2 मिनट का और समय दीजिए, मैं जल्दी समाप्त कर देता हूँ। उस समय कितनी पीड़ा होती थी बिहार के रहने वाले लोगों को, शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उस समय भी बिहार की बीमारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उस समय बिहार के विकास के बारे में कोई बात नहीं कही गई। और आज जब बिहार के विकास की बात कही जा रही है, तो दूसरे लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? वे तो उन्नत हैं, हम तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद होने की आवश्यकता है। आप अपने राज्य के लिए ज़रूर मांग कर सकते हैं, आप मांग कीजिए, लेकिन यदि बिहार को कुछ मिला है तो उसके लिए प्रतिवाद क्यों कर रहे हैं? मुझे MSME विधिराम जी, आप समाप्त कीजिए ना। तो मुझे तो जम्मू और कश्मीर पर भी बोलना है महाशय, इसलिए मैं उसी की बात करता हूँ। 1 मिनट। तो अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के बाद, अनुच्छेद 370 के ख़त्म, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पुलिस अफसर था, आप जानते हैं सभापति महोदय, ये इसलिए इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ और आपसे मैंने 1 मिनट का समय मांगा है एक्स्ट्रा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी वहाँ के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार ने अपनाई, सुरक्षा उपायों को मजबूत किया, आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को बेअसर करने के लिए कार्रवाई की, युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की कार्रवाई की और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए भी मल्टीपर्पस मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एडॉप्ट की गई। पत्थरबाजी और संगठित जो हड़ताल है बिल्कुल समाप्त हो गया। यदि आप एक आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 2018 में 228 आतंकवादी घटनाएं हुई, जबकि 2023 में केवल 46 हुई। मुठभेड़ की घटना 2018 में 189 हुई, जबकि 2023 में 48 हुई। सुरक्षा बल जितने मारे गए 2018 में उनकी संख्या 91 थी और 2023 में जो सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए उनकी संख्या 30 थी। आप समाप्त कीजिए राम जी, प्लीज़। इन सुरक्षा के उपायों के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सबके सामने आए हैं। जनजीवन सामान्य हो गया है, सभी स्कूल, अस्पताल और सेवाएं खुली है। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। G20 पर्यटन समूह की बैठक सफलतापूर्वक श्रीनगर में संपन्न हुआ है। लाल चौक अब उत्सव का गवाह बन रहा है, लोगों से भरा पड़ा रहता है, जहां कभी लोग जाया नहीं करते थे। संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से रिकॉर्ड मतदान के साथ समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभा। धन्यवाद राम जी। श्री बलवंत वंखरे जी।